प्रोफेसर रतनलाल, ये पीएमएलए कानून कौन लाया? इसमें इतना कड़ा, इसमें दांत, अगर मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं, वो पहने दांत किसने दिए? वो मुझे तो याद पड़ता है गृह मंत्री उस वक्त पी चिदम्बरम थे, उससे पहले थे, है ना? उन्होंने ही तो इसको इतना पीएमएलए को इतना कड़ा, इतना मजबूत बना दिया कि जो आप पे लग जाए पीएमएलए या मुझ पे, हमें अपना साबित करना पड़ेगा कि हम गुनहगार नहीं है, हम कसूरवार नहीं है, एजेंसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार पीएमएलए लगाकर जेल में डाल दिया तो पड़े रहो, सड़ते रहो। अभी दुबे जी ने जो कहा ना, मजा आ गया। आनंद दुबे साहब ने जो, मैं हंसी रहा था उस पर। देखिए, बाबा साहब जब संविधान सौंप रहे थे संविधान सभा में, तो आखिरी भाषण है, और आखिरी भाषण ये है कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोग कैसे हैं उनके चरित्र पे ये पता लगेगा कि संविधान अच्छा है या कि बुरा है। संविधान अच्छा हो, लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा होगा। संविधान बुरा है, लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा होगा। सवाल ये है कि कानून तो बना है ना, इमरजेंसी की बात करते हैं ना आरएसएस वाले, इमरजेंसी का सुपर इमरजेंसी अभी चल रहा है। ये आरएसएस बीजेपी सबसे दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और इस देश को ये गृह युद्ध में ढकेलना चाहती है। जहां जहां चुनाव होता है, इनका बंच ऑफ थॉट पढ़िए गोलवलकर का, इनका फिलॉसफी वहीं से आ रहा है। वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लीडर, नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज। ये आइडिया कहां से ले रहे हैं? और उसी तरीके से अभी तो समय आ गया संदीप भाई कि ईडी और सीबीआई के जो ऑफिसर हैं, जितने लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, सम्मानित मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, ये कानून की अभी जरूरत है। हमारी सरकार आ गई तो कानून बनवाएंगे, ऐसे ऑफिसर को भी पकड़ कर जेल में डाला जाए। आप धमका रहे हैं, अफसरों को धमका रहे हैं। ये काम राहुल गांधी लगातार करते आ रहे हैं। धमका नहीं रहे, एकदम वो चुनाव आयोग के ऑफिसर आयुक्तों को धमका रहे हैं। ये पूरा कठपुतली है। नहीं नहीं नहीं, धमका नहीं रहे हैं, सही बात कर रहे हैं आप। बीजेपी आरएसएस के इशारे पे काम करेंगे तो आपके सवाल पूछा जाएगा ना। एक यूपीएससी पास ऑफिसर और इलेक्टेड सीएम को पकड़ के जेल में डाल दे तो उस ऑफिसर का कोई जिम्मेदारी नहीं। चार्जशीट कहां है, केस कहां, कन्विक्शन रेट क्या है? 1% है। 1% बीजेपी के पूरे रिजीम में एक भी कन्विक्शन तो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री अपने डीजीपी के साथ वहां पूरे लाभ लश्कर के साथ पहुंच जाएगी। एक केंद्रीय एजेंसी के जांच में वो रोड़ा बन जाएगी। क्या कह रहा हूं, ये भी तो एक अपने आप में संवैधानिक संकट, ये संवैधानिक संकट नहीं है, ये संघीय ढांचे पर आघात नहीं है क्या प्रोफेसर रतनलाल? नहीं तो ईडी नहीं, ईडी आघात नहीं कर रही क्या? जहां जहां चुनाव होता है वहीं आपकी नींद जगती है। कोयला घोटाला आज का थोड़ा ही है, 19 का है, तो इलेक्शन के समय आपको याद क्यों आ रहा है? इलेक्शन के समय लालू प्रसाद याद क्यों आते हैं? राहुल गांधी याद क्यों आते हैं? सोनिया गांधी याद क्यों आते हैं? अब बीजेपी का कोई भी नेता मतलब करप्ट नहीं है। अरे बिना पैसा के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है आजकल। ये तो पूरा सोशल मीडिया में पोस्ट तैर रहा है। कोई इंक्वायरी करेगा ईडी? कोई विजिलेंस लगेगा यहां पर? नहीं लगेगा संदीप भाई, क्योंकि ये जो है ना, ये एकदम डरपोक कायर है, फ्री फेयर इलेक्शन में नहीं जाना चाहती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बेसिस पर नेताओं को डराना धमकाना, तो ये डराना धमकाना चल रहा है क्या? एक सेकेंड, आदेश रावल, डराना धमकाना चल रहा है। और ये तो पुराना है, चुनाव आते हैं और वो मैं लंबी फेहरिस्त गिना चुका हूं। पर इसमें नया अध्याय, नया चैप्टर क्या ये जुड़ गया है कि अब चुनावी रणनीतिकारों को निशाना बनाया जा रहा है, दबाव उनके जरिए डाला जा रहा है क्या? एक जगह नरेश अरोड़ा डिजाइन बॉक्स, एक जगह आईपैक प्रतीक जैन। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि प्रतीक जैन पे रेड इसलिए हुई है कि उनके पास एक डाटा होगा कि कहाँ से किस किस को टिकट दिया जा रहा है, कहाँ से किस किस को उम्मीदवार बना सकते हैं। बेसिकली उस डाटा को लेने के लिए ये रेड हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा, आप पिछले 1.5 साल का एक पैटर्न देखिए कि 2020 की जो एफआईआर थी बंगाल की, उस पर 5 साल बाद ईडी जो है वो रेड करती है। 2021 की जो महाराष्ट्र की एफआईआर थी, उस पे महाराष्ट्र चुनाव से ठीक 6 दिन पहले 23 ठिकानों पे रेड होती है। 2022 में शराब नीति के आरोप में जो एफआईआर ईडी करती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में, उसकी 2024 में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, ठीक चुनाव से पहले, लगभग 1 साल पहले। 2023 के मामले में हेमंत सोरेन को
जब एफआईआर करती है ईडी, उनको चुनाव से ठीक 10 महीने पहले अरेस्ट किया जाता है। तो एक पैटर्न है, पूरे इस पैटर्न के तहत ईडी काम कर रही है। और इसमें एक सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं आदेश, और ये केवल विपक्षी दल के नेताओं पर ये कार्रवाई होती दिखती है। अगर बीजेपी भी, भाई बीजेपी 20 राज्यों में सत्ता में है, कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्टाचार हो रहा होगा, सब जगह अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिख रही है तो फिर सवाल ही नहीं है, फिर सवाल क्यों उठेगा? यहां एक दर्शक पूछ रहे हैं कि ये सिर्फ विपक्षी दलों पर ही क्यों हो रहा है। देखिए, मुकेश चौरसिया है यूपी वासी। नहीं, वो तो सबको पता है कि क्यों हो रहा है। दरअसल क्या है ना, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन है उसका जो सर्फ एक्सेल है वो ईडी के पास है। वो ईडी उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, ऊपर से ऑर्डर आता है और उस हिसाब से वो चुनाव नज़दीक आते हैं और अपनी कार्रवाई करती है। ऐसा एक भी आपने जिक्र किया अजीत पवार का कि नहीं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की है। देखिए, ये लड़ाई देवेंद्र फडणवीस वर्सेस अजीत पवार और एकनाथ शिंदे है। इसको आप दिल्ली से मत देखिएगा, ये महाराष्ट्र की लड़ाई है और देवेंद्र फडणवीस बार बार अपने होने का एहसास करवाते हैं। आपको याद होगा कि जब अजीत पवार के बेटे का जमीन घोटाले की बात आई तो वो बात बाहर कैसे आई? और पुणे वो जाने नहीं देना चाहते अपने हाथ में। अब वो बीजेपी के हाथ में आई ना 2017 में, पिछले जब चुनाव हुए थे। मैं वही कह रहा हूं। एक बात और देखिए संदीप जी, एनसीपी जो है वो बीजेपी का नेचुरल अलाई नहीं है। जब आपको याद होगा, जब 15 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो एनसीपी उसका हिस्सा थी। ये किस तरीके से शिवसेना को तोड़ा, 2022 में एकनाथ शिंदे को अलग किया, एनसीपी को तोड़ा गया, तब सरकार बनी। अब देवेंद्र फडणवीस जो कि क्योंकि वो पहले डिप्टी सीएम बने थे, अब वो अपने होने का एहसास कराते हैं। अब वो बताते हैं कि मैं सुपर सीएम हूँ, इसीलिए अजीत पवार के बेटे का जमीन घोटाला बाहर आया। सरकार के भीतर से अगर कोई आवाज नहीं उठती, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती तो वो चीज बाहर नहीं आती। और इसीलिए मतलब जो सवाल मैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव से पूछ रहा था आदेश, कि अगर हम वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं आपके दाग, तो फिर से दामन को दागदार भी कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है अजित पवार को। क्यों नहीं कर सकते? इसका ताजा उदाहरण है राजस्थान। मालवीय जी जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उदयपुर संभाग से आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में वापस आ रहा हूं और कल एसीबी ने उनके 3 ठिकानों पे छापे मार दिए। अभी तो वो शामिल भी नहीं हुए कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने सिर्फ जिक्र किया था कि मैं घर वापसी करना चाहता हूं। और एसीबी के 3 छापे ये साफ साफ बताते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारे पास ही रहोगे, नहीं तो हम तुम्हें दागदार कर देंगे। तो इससे बढ़िया और ताज़ा उदाहरण क्या हो सकता है? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज होती थी राजनीति में, वो भी जाती ये जो दिख रही है। संजय बंसल हैं, एक मिनट शीतल, संजय बंसल जयपुर वासी हैं, बड़ा दिलचस्प सुझाव दे रहे हैं। आखिरी सवाल इसी सुझाव के जरिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, चुनाव के 3 महीने पहले ईडी सीबीआई की कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए, चुनाव बाद कर लो, कौन कहां भागा जा रहा है? ऐसा हुआ है, एक रेफरेंस बस देख लीजिए कि अजीत पवार जी पर एक केस था, एमवीए गवर्नमेंट तब थी, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का, 2020 में। 22 में जब वो अलग हो गए तो फाइल फिर से खोल दी गई। 24 में जब वो फिर आ गए तो वो फाइल फिर बंद कर दी गई। ऐसी एक सीरीज ऑफ केसेस हैं। मतलब नहीं, इतना ये पर शीतल, अब आप इसमें इसको और क्या कहें? नहीं, इसमें सिर्फ एनडीए पर पूरे आरोप मढ़ दिए जाएं, गढ़ दिए जाएं, वो भी नाइंसाफी होगी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो 2007 का मामला था मेरे ख्याल से, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, आय से अधिक संपत्ति का मामला, यूपीए सरकार थी, मुलायम सिंह यादव पर ठोक दिया गया और वो 4-5 साल चलता रहा मुलायम सिंह यादव को उन पर दबाव बनाने के लिए, बाद में रफा दफा कर दिया गया। ये सत्ता का चरित्र है, ये तो करती है सत्ता, ऐसा नहीं है कांग्रेस दूध की धुली है। हाँ, ये मैं सहमत हूँ, ये बिल्कुल सत्ता का चरित्र है। ऐसा नहीं कि ये पाप पहली बार हो रहे हैं, लेकिन इतने संगठित तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईडी के डायरेक्टर को इतने एक्सटेंशन दिए जाए कि सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करना पड़े। ये सवाल भी हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि होता पहले भी था, पर अब तो ऐसे संगठित तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से जो ये छापेमारी चलती है, उसमें विपक्ष को ही निशाना बनाया जा रहा है क्या? और क्या ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।